नमस्कार दोस्तों। एन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिज्ञ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज आप लोगों से अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 द यूनियन के चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी के बारे में चर्चा करूंगा। यूनियन जुडिशरी क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द यूनियन जुडिशरी? यूनियन जुडिशरी हम मेनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में स्थित है और 28 जनवरी 1950 यानी 28 जनवरी 1950 को ये स्टैब्लिश की गई थी। और ये फेडरल कोर्ट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इस्टेब्लिश करी गई थी, उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था। जब संविधान लागू करा गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट में 7+1 जजेस टोटल थे। 7+1 यानी टोटल 8। 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस। लेकिन समय के साथ ये नंबर बढ़ता चला गया और हाल फिलहाल में जुलाई 2019 में इस नंबर को 34 कर दिया गया। मीन्स 33+1 मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर 33 जजेस। उससे पहले ये नंबर 31 था। मीन्स चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जजेस, जो कि बढ़ के टोटल 34 हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर का कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 की एज तक जज रहते हैं, चाहे वो किसी भी साल में अपॉइंट हुए हों। चाहे वो 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया 5 साल बाद ये बंदा रिटायर हो जाएगा। नहीं, 65 ईयर्स की जो एज है, चाहे वो कितने भी साल सुप्रीम कोर्ट में अपने जजशिप रही हो उनकी, वो 65 की एज पे ही रिटायर होंगे, उससे पहले रिटायर नहीं होते हैं। और जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो शुरू से पैटर्न चला आया है वो ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन 1973 में ये प्रैक्टिस तोड़ी गई। जस्टिस एन रे अपने नीचे के 3 जजेस को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। ये 1973 में हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट जज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, नॉट बीइंग अ सीनियर मोस्ट जज। उनके बाद 1977 में जस्टिस M.U. बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया था, अगेन बाय सुपरसीडिंग हिज सीनियर मोस्ट जज। तो 2 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रहे हैं जिनको उस क्राइटेरिया से, सीनियर मोस्ट के क्राइटेरिया से हट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन तोड़ा और वापस से सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का डिसीजन लिया, और इस केस का नाम था सेकेंड जजेस केस। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? सबसे मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी जो 3 क्वालिफिकेशंस हैं उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो ही कैन बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। वो क्या क्वालिफिकेशन है? पहली, ही हैज बीन अ जज ऑफ 1 or more high courts for at least period of 5 years, or he has been a practicing advocate in the high court for the period of 10 years, or he is a distinguished jurist in the eyes of the president. सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और किस ग्राउंड पर? प्रूवन मिसबिहेवियर,
यानी अगर किसी का मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है तो उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। नॉर्मल तरीके से ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ने चाहा तो निकाल दिया या प्रेसिडेंट ने कहा तो हटा दिया, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है, अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डर प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट द सेम हैज टू बी पास्ड आफ्टर द एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो ईच हाउस है यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास होना चाहिए। एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जो एक पर्टिकुलर हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, एंड by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting। तो देखिए दो कंडीशंस हैं, एक कि जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसकी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरा जितने मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट हैं उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि वहां पे बैठ के वोट कर रहे हैं उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी होनी जरूरी है। तो जो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है, और तब वो प्रेसिडेंट उन सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। आज तक ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आज तक एक ही बार हुई है, उनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी, लेकिन वो भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए नहीं गए थे क्योंकि लोकसभा ने इस पॉइंट पे सेशन हेल्ड ही नहीं करा था, और ये जज थे 1991 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई अमाउंट डिफाइंड नहीं है। वो एक सिंपल बताता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो भी डिक्लेयर करेगी वो सैलरी होगी, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी है, इनिशियली जो सैलरी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो थी 2009 तक 33,000 रुपीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और बाकी जजेस की 30,000 रुपीज हुआ करती थी। 2009 में ये फी सैलरी बढ़ा के 1 लाख फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 90,000 फॉर अदर जजेस कर दी गई थी। और हाल फिलहाल में जनवरी 2018 में जनवरी 2018 में ये 1 लाख जो चीफ जस्टिस की थी उसको बढ़ा करके 2,80,000 कर दिया गया था, यानी 2.80 लाख, और बाकी जजेस के लिए 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख यानी 2.5 लाख कर दी गई थी। इस बीच में 2014 में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट मिलकर ही क्यों जज को चूज करें, हम क्यों नहीं कर सकते? तो पार्लियामेंट ने एक लॉ एनफोर्स करा जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट, और ये इस एक्ट के लाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के 99th अमेंडमेंट 2014 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा। चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करा गया, और ये केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आप इसकी साइटेशन भी रखना चाहें तो वो ले सकते हैं, 2015 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 408, 2015 वॉल्यूम 6 SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड पेज नंबर 408। ये जर्नल है और इस साइटेशन से आपको ये केस पूरा पढ़ने में मिल सकता है। इस केस के द्वारा जो ये सेक्शन 124A जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को मान्यता दी गई थी, बनाया जाता था, उसको स्ट्राइक डाउन करा। इस आर्टिकल के स्ट्राइक डाउन होते ही जितने भी रिलेटेड आर्टिकल थे सबको स्ट्राइक डाउन करा गया, और इसके स्ट्राइक डाउन होने के बाद अपॉइंटमेंट वापस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी भी कारणवश
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस अगर खाली हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जज जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करे वो एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस वो ऑफिस संभालते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ये उनके बाद जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो ही एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कंसल्ट करके अब एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोई पर्टिकुलर केस के लिए एज अ जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो एक कानून माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की कंटेम्प्ट को सुनने का भी हक है और ये आर्टिकल 129 कहता है। जैसा कि शुरू में हमने बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहेगा, लेकिन समय के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिल्ली के बाहर भी उसकी सीट बनाई जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या किस तरह के केसेस सुन सकते हैं। उनके पास 3 तरह के केस सुनने की पावर होती है। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा एपेलेट जुरिस्डिक्शन और तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 131 के अंदर दिया हुआ है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा दीवानी अदालत में जो केस जाते हैं वो केसेस जो हैं जनरली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के होते हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट तक के केसेस वहाँ जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के केसेस वहाँ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो वैसे केसेस करने की पावर है, लेकिन उसकी पार्टीज डिफाइंड है। मैं और आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइंड है कि कौन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये कौन है? एक, जहाँ पे भारत सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार आपस में कोई डिस्प्यूट है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस फाइल कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी एक राज्य और कोई भी एक स्टेट एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक या उससे ज़्यादा स्टेट्स हों, तो उनके बीच में भी सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस सुना जा सकता है। और तीसरी चीज़, दो कोई भी स्टेट आपस में एक दूसरे के खिलाफ डिस्प्यूट्स हों तो वो केस भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। जैसे कि रिवर कावेरी के ऊपर तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के बीच में डिस्प्यूट था, तो वो डिस्प्यूट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसीलिए आया था, इसी प्रोविजन के अंडर आया था। आर्टिकल्स 132, 133, 134 बेसिकली एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उनसे डील करते हैं। अब इनके तहत क्या है कि कोई भी हाई कोर्ट के द्वारा कोई अगर मैटर सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स हो, वो उसमें कोई ऑर्डर पास हुआ या कोई जजमेंट पास हुआ तो वो जो केस है सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ सकता है, बशर्ते 134 आर्टिकल 134 ए के अंडर वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इस केस के अंदर एक पर्टिकुलर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर के अगर कोई सर्टिफिकेट हाई कोर्ट दे देता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और वो अपील जो होती है वो सिविल या क्रिमिनल अपील के नाम से फाइल होती है। क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह के केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एज अपील आ सकते हैं। पहला है जहाँ पे हाई कोर्ट ने किसी भी एक्यूज को
जो कि मौकिल था उसको एक्विटल के ऑर्डर को चेंज करके उसे कन्विक्ट कर दिया। मतलब कोई गुनहगार है जिसको हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने छोड़ दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको चेंज करके उसको कन्विक्ट कर दिया, तो वो केस एज ए क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। या फिर हाई कोर्ट ने किसी भी केस को, किसी भी ट्रायल जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उस ट्रायल को अपने पास ले लिया हो और खुद वो ट्रायल पूरा कंडक्ट करा हो, तो उसकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील आ सकती है। या फिर एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के अंडर सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये पर्टिकुलर केस जो है सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है। इन 3 सिचुएशंस में क्रिमिनल केसेस को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आ सकते हैं। आर्टिकल 136 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में बात करता है। जनरली सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर जो केस आते हैं वो आर्टिकल 136 के अंडर ही आते हैं, जहाँ पे कोई भी जो बंदा केस फाइल करता है वो कोर्ट से परमिशन लेता है कि ये मैं केस लेके आया हूँ, मुझे लगता है कि इस केस के अंदर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो आप इसकी परमिशन दीजिए और इसकी सुनवाई करिए। और ऐसे सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये एक केस ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना ज़रूरी है और एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज होता है, तो वो लोग उसको एडमिट करते हैं, उसको अपील के बारे में रूप में चेंज करते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है, कोई भी ऑर्डर जजमेंट वो ऐसे ट्राइब्यूनल से आता है या ऐसे कोर्ट से आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस से डील करती हैं, तो वो केसेस डायरेक्टली एनसीएलपी के अंदर नहीं आते हैं। वैसे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एक जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय तो सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए ये चीज़ थी, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे और कानून आए हैं जिसके तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है और 136 में उसमें हम नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल जब नेशनल कमीशन में ओरिजिनल केस डाला जाता है उसमें जो सबसे पहली अपील आती है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एज अ सिविल अपील आती है। उसी तरह से NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, वहाँ से भी अपील जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आती है, उसमें भी 136 के अंदर आने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, 136 की एक और ख़ास बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट में आए, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के भी या किसी भी फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में 136 आर्टिकल के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 137 जो है वो रिव्यू की बात करता है। अब रिव्यू क्या चीज़ होती है? एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब मुझे लगता है कि नहीं इसमें कोई चीज़ कमी रह गई है, शायद क्योंकि मेरे शायद एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया या कि मेरा कोई सबमिशन इस तरह से रह गया था, कोई भी किसी कारणवश जजमेंट होने के बाद मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि कंसिडर नहीं करी गई या फिर कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई नहीं है, तो मैं उसको ले जा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जी ये चीज़ एक डॉक्यूमेंट है या फिर ये फैक्ट है जो आपसे छूट गया है, अब इसको आप अपने जजमेंट को इस डॉक्यूमेंट को कंसिडर करके रिव्यू करिए। तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू करता है कि कहाँ गलती हुई है, अगर ये डॉक्यूमेंट छूटा है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उन सब चीज़ों को कंसिडर करके ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू को कंसिडर करता है। अगर वो अपनी रिव्यू को रिकंसिडर करते हैं, अपने जजमेंट को रिकंसिडर करते हैं आर्टिकल 137 के अंदर रिव्यू में, तो अपने वो जजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, वो उनका डिस्क्रिप्शन होता है। नहीं तो वो उसको रिव्यू पिटीशन को डिसमिस भी कर सकते हैं, ये कह के कि वो पर्टिकुलर जो हम फैक्ट रेज कर रहे हैं उसका कोई बेसिस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 138 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को थोड़ा और बढ़ाता है, एक वाइडर स्कोप देता है। वो ये कहता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने टॉपिक्स दे रखे हैं वो टॉपिक्स को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकता है। आर्टिकल 139 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आर्टिकल 32 जिसके अंडर हम सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के खिलाफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाते हैं।
आर्टिकल 139 ये कहता है कि उसके अलावा अगर किसी पॉइंट पे हमें रिट लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 139A, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में कोई अगर केस चल रहा है और उसको लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाना चाहिए, या फिर किसी भी केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये केस सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस को अपने सामने मंगा सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर हाई कोर्ट में हो। अगर कोई केसेस एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर हैं तो वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट अपने सामने केसेस मंगा सकता है और उस पॉइंट को डिसाइड कर सकता है, उस केस को भी डिसाइड कर सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो वो पॉइंट जब डिसाइड हो जाता है तो उस पॉइंट को डिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस वापस से उस हाई कोर्ट में भेज देती है और वो हाई कोर्ट उसको उस पॉइंट को कंसिडर करके उस केस को आगे डिसाइड करती है। बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाती है। अब हाई कोर्ट में ये केस कैसे आएगा? 3 तरीके हैं। एक, कोर्ट खुद बोले कि वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट में वो केस है वो हमारे सामने आए, या एक वो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके अंदर वो हम डिसाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो केस हमारे सामने आए, कोर्ट खुद कहता है। या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाते हैं इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 139A के अंदर, कि जी ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो इस हाई कोर्ट में या फिर इन हाई कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहा है, आप इसको अपने सामने बुलाइए और डिसाइड करिए। तो सुप्रीम कोर्ट वो केसेस अपने सामने मंगा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान करने वाली ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने ये एप्लीकेशन लगा दी और आपका ट्रांसफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो ट्रांसफर करे या ना करे। और तीसरा जो है ऑप्शन है, कोई भी पार्टी जो केस से मतलब रखती है वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकती है कि उस केस को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करे। आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबके ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग होता है और सारी कोर्ट्स को वो जजमेंट फॉलो करने होते हैं। आर्टिकल 142 एक बहुत वाइड आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस करने के लिए एम्पल अमाउंट अल्टीमेट पावर्स देता है, अनलिमिटेड पावर्स देता है। 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस हो पार्टीज के बीच में। उस चीज को मद्देनजर रखते सुप्रीम कोर्ट 142 की पावर्स यूज करके कोई भी डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर सकता है। 143 अब आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई पोर्शन, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आना जरूरी है, विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अगेन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेने के लिए एक इस आर्टिकल 143 के अंदर अप्रोच सुप्रीम कोर्ट को करते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना डिसीजन देते हैं और उस पर फिर वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। और लास्टली आर्टिकल 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के रूल्स खुद बनाता है इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, बट सब्जेक्ट टू द लॉज लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। उसके बहुत सारे रूल्स के पैरामीटर्स डिफाइंड हैं इसके अंदर, उन रूल्स को ध्यान में रख कर साथ इसके बाद ऑफिसर्स और सर्वेंट्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं या फिर उनके द्वारा कोई और जज को अगर अपॉइंट करा गया हो तो वो उन सब का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो दोस्तों, इससे हम अपने आज के यूनियन जुडिशरी के लेक्चर के एंड में आते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगले किसी लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।